आज मैं यूकैरियोटिक जीन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगी। यूकैरियोटिक जीन्स की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन की, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं। प्रोकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन तो सिंपल थी कि उसमें आरएनए पॉलीमरेज और उसका एक सब यूनिट था जो कि अटैचमेंट करवाता था, प्रोमोटर की रिकग्निशन करवा के फिर उस पूरे पॉलीमरेज को मान आता था। इसी तरह से प्रोमोटर एक ही आरएनए पॉलीमरेज था जो कि ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए बनाता था। लेकिन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सेपरेट पॉलीमरेजेस आते हैं राइबोसोमल ट्रांसफर और मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के लिए। हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। मैं आपको इसका निमोनिक भी बताऊंगी किस तरह से याद करना है। एक हमारे पास निमोनिक होता है आरएमटी यानी राइबोसोमल आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, एम मैसेंजर आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2 आएगा और टी ट्रांसफर आरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 आएगा। तो इसकी ये हमारे पास होती है निमोनिक छोटी सी। इसी तरह से और भी फैक्टर्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर को रिकग्नाइज आरएनए पॉलीमरेज ही कर लेता है, बल्कि प्रोमोटर को रिकग्नाइज करने के लिए, क्योंकि प्रोमोटर साइट जो है वो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होती है। प्रोमोटर डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है ना, एक सीक्वेंस होता है जिसको रिकग्निशन करते हैं और फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। तो ये जो कोर प्रोमोटर है, इसको रिकग्नाइज करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं। प्रोटीन्स होती हैं दरअसल, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके कहाँ बाइंड होते हैं। ये कोर प्रोमोटर एक रीजन है पूरा का पूरा डीएनए के ऊपर, और उसके पास कुछ और भी साइट्स होती हैं जो उसके क्लोज होती हैं या फिर उसके दूर प्रेजेंट होती हैं प्रोमोटर से। यानी प्रोमोटर से दूर या क्लोज को मतलब क्लोज या फिर दूर को साइट्स प्रेजेंट होती हैं, डिस्टिंक्ट साइट्स होती हैं डीएनए के ऊपर, जिस पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके अटैच होते हैं और फिर ट्रांसक्रिप्शन बिगिन होती है। इसी तरीके से इन तमाम फैक्टर्स को सही से असम्बल होना पड़ता है और फिर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनता है। फिर हमारे पास जो है वो सारा का सारा प्रोसेस बिगिन होता है। आरएनए पॉलीमरेज के अपने प्रोमोटर्स होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो कि बाइंड करते हैं प्रोमोटर सीक्वेंसेस को। ठीक है, ये वाली बात हो गई थोड़ा सा डिफरेंट। अब हमने पढ़ा क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड जीन एक्सप्रेशन। डीएनए जब हिस्टोन ज़्यादा एक्टिवली ट्रांसक्राइब जीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटिन की डीकंडेंस फॉर्म में। साइड से पता है डीकंडेंस हालत में क्रोमेटिन प्रेजेंट है तो ही जीन्स खुली फॉर्म में प्रेजेंट होंगे कि उनकी ट्रांसक्रिप्शन आसान सी हो सकती है। मतलब अगर कंडेंस हालत में प्रेजेंट होंगे तो वो तो हाथ ही नहीं आएंगे, वो तो मतलब पूरे कंडेंस होंगे तो उनको उन तक एक्सेस जो उन तक रसाई है मुश्किल हो जाएगी। तो यू क्रोमेटिन डीकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होती है, जबकि जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है वो हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन होती है। और इनके दरमियान जो इंटर कन्वर्जन होती रहती है, ऐसा नहीं है यू क्रोमेटिन हेट्रो में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो ये आपस में कन्वर्ट होते हैं, इसको क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कहते हैं। इंटर कन्वर्जन कैसे होती है? हमारे पास क्रोमेटिन रीमॉडलिंग का एक मेजर कंपोनेंट होता है, उसका नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स की कोवेलेंट मॉडिफिकेशन के जरिए जो है ना वो यू क्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाती है। हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं अमाइनो, ज़ाहिर सी बात है प्रोटीन के अंदर एक कार्बोक्सी टर्मिनल होगा, एक अमाइनो टर्मिनल होगा। जो अमाइनो टर्मिनल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है लाइसिन रेजिड्यूज। अगर लाइसिन रेजिड्यूज की एसिटाइलेशन करते हैं with the help of the histone acetyl transferases, तो उस एसिटाइलेशन की वजह से जो है ना पॉजिटिव चार्ज लाइसिन के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो डीएनए के लिए अट्रैक्शन रखता है, वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो डीएनए के लिए अट्रैक्शन है वो खत्म होने की वजह से वो डीएनए के साथ एसोसिएट उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगा एसिटाइलेशन की वजह से। लेकिन अगर एसिटाइल ग्रुप रिमूव कर देंगे तो वो दोबारा से पॉजिटिव चार्ज है वो दोबारा से डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेगा। अगर वो डीएनए स्टोन्स का आपस में मतलब क्लोज है, कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वही बात होगी कि जीन तक रसाई मुश्किल हो जाएगी, जीन की ट्रांसक्रिप्शन मुश्किल हो जाएगी, डीएनए तक की ट्रांसक्रिप्शन मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर वो डीकंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन आसान होगी। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेजेस को। अभी मैंने बताया था कि राइबोसोमल आरएनए के लिए 1 वाला होता है, मैसेंजर के लिए 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है, थर्ड के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो ट्रांसफर आरएनए के लिए होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 से हम खाली राइबोसोमल आरएनए की मुख्तलिफ सब यूनिट्स को बना सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ सब यूनिट्स होंगे, 28S हो गए, 18S सब यूनिट्स, 5.8 सेगमेंटेशन यूनिट होता है, स्वेटबर्ग यूनिट होता है ये एस। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2 से हम क्या क्या बना सकते हैं? हम नॉन कोडिंग आरएनए बना सकते हैं, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए बना सकते हैं, ये लिखा हुआ है मैंने स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। इसी तरह से स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बना सकते हैं और माइक्रो आरएनए बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें दी हुई कि जिससे हम क्या बना सकते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज के प्रोमोटर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले प्रोमोटर तो सीक्वेंस होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं डीएनए के ऊपर। आरएनए पॉलीमरेज 2 स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकग्नाइज करेगा जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होगा। वो कौन सा सीक्वेंस होता है वो मैं बताती हूँ आपको। होती हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज 2 से ट्रांसक्राइब्ड होती हैं, उनके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है टाटा। हमने पहले ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि टाटा एड एक सीक्वेंस था जो बिल्कुल प्रिब्रम बॉक्स, जिसका नाम था प्रिब्रम बॉक्स, टाटा एड, जिससे अभी पिछली ये देखें प्रिब्रम बॉक्स पढ़ा था टाटा एड। लेकिन यहाँ पे टी की जगह आप ए लगा देंगे, बिल्कुल प्रिब्रम बॉक्स जैसा ही है लेकिन टाटा है ये। और ये जो था ना प्रिब्रम बॉक्स, ये 10 बेसिस दूर प्रेजेंट था ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड के, लेकिन ये जो प्रेजेंट है ये 25 न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस पे वो डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। अब इसको प्रोमोटर ये जिसमें टाटा ये सीक्वेंस होता है इसको होगनेस बॉक्स कहते हैं। उसको तो प्रिब्रम बॉक्स कहते थे टाटा एड वाले को, लेकिन इसमें ए की लास्ट में थायमिन की जगह एडिनिन है तो इसको होगनेस बॉक्स कहेंगे, प्रिब्रम बॉक्स नहीं कहेंगे।
ठीक है, ये वाली बात हो गई। और उसके बाद कहते हैं को प्रोमोटर के अंदर इस सीक्वेंस के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा जो है एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसमें इनिशिएटर है, ये डाउनस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट DPE या इनिशिएटर प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये कोर प्रोमोटर एलिमेंट है पूरा का पूरा, इसके अंदर टाटा बॉक्स तो प्रेजेंट है ही है, इसको हुगनेस पोस्ट कहते हैं। साथ ही साथ इसके इनिशिएटर और डाउन स्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है। ये वैसे एलिमेंट्स होते हैं प्रोमोटर के, इन यहाँ मतलब ये भी इंटरेक्ट कर सकते हैं उसके RNA पॉलीमरेज के साथ, तो ये चीज़ें भी प्रेजेंट होती है। लेकिन देखिए पूरा जब हम पढ़ते हैं ना यूकेरियोट के अंदर, तो दो तरह के हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कोर प्रोमोटर एलिमेंट्स, एक होते हैं रेगुलेटरी एलिमेंट्स। कोर प्रोमोटर एलिमेंट्स के अंदर ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जिसके अंदर प्रोमोटर भी प्रेजेंट होगा, जिसको रिकग्नाइज करेगा RNA पॉलीमरेज, ठीक है। लेकिन लेकिन RNA पॉलीमरेज डायरेक्ट रिकग्नाइज नहीं करेगा, याद रखिएगा। अभी मैं बताऊंगी कि कौन रिकग्नाइज करेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रोकैरियोट से डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स के अंदर तो RNA पॉलीमरेज डायरेक्ट रिकग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जो इसको रिकग्नाइज करने में हेल्प करती हैं RNA पॉलीमरेज को। अब रेगुलेटरी एलिमेंट्स कौन से होते हैं? डिजिटल और प्रॉक्सिमल, दो तरह के होते हैं। प्रॉक्सिमल अलग हैं, जिसमें कैट बॉक्स और GC बॉक्स ये दरअसल बेसिस के नाम पे रखे हुए हैं। ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, थाइमिन बॉक्स, तो ठीक है, ये सीक्वेंसेस होंगे, स्पेशल सीक्वेंसेस, इनको नाम दे दिया कि बॉक्स का नाम दे दिया, स्पेशल बेसिस के सीक्वेंस होते हैं। अब डिजिटल में आगे एनहांसर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनके पास आके एनहांसर्स अटैच होते हैं। तो ये डिजिटल का मतलब हो गया, ये प्रोमोटर एलिमेंट से थोड़ा दूर प्रेजेंट होते हैं। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है प्रोमोटर एलिमेंट से थोड़ा करीब प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने इसको ऐसे ही एक रेफरेंस के तौर पर रखा हुआ है। अब ये हो गया सारा। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये है कि ये जो तमाम कोर प्रोमोटर एलिमेंट्स होते हैं सिस एक्टिंग होते हैं, क्योंकि ये उसी जीन पे प्रेजेंट होते हैं जिनकी मतलब उसी जीन के ऊपर काम करते हैं जिस जीन की इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है, मतलब उसी जीन पे प्रेजेंट होते हैं जिसकी इन्होंने ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है। अब उसके बाद यहाँ पर आके ना याद रखिएगा, ये जो कोर प्रोमोटर एलिमेंट्स है ना, इनसे आके बाइंड होते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जबकि जो ये से रेगुलेटरी एलिमेंट्स यहाँ के बाइंड होते हैं स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ये डिफरेंस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर आएंगे कोर प्रोमोटर एलिमेंट्स के बाद आएंगे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और यहाँ पर आएंगे स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आगे मुख्तलिफ बाइंड होते हैं और क्या करते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पे आके बाइंड होते हैं, और फिर पहले ये बाइंड होंगे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, फिर RNA पॉलीमरेज ढूंढता आएगा कि अच्छा ये यहाँ पर प्रेजेंट है तो मैं भी यहाँ के बाइंड हो जाता हूँ। तो इस तरह से जो है वो RNA पॉलीमरेज जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की मदद से जो है प्रोमोटर रीजन को रिकग्नाइज करके ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करवाता है। तो बाकी जो है बात है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।